नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश जाट मालवा एकेडमी इंदौर के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आइए एग्रोनॉमी में आज हम धान की फसल से स्टार्ट करते हैं। एग्रोनॉमी में यह जो फसल है बहुत मायने रखती है। गेहूं, धान, चना, सोयाबीन, चार फसल तो इम्पोर्टेंट क्रॉप के अंतर्गत आती है। देखेंगे धान जो है यहाँ ओराइजा वंश का पौधा है। किसका है? धान जो है यह ओराइजा वंश का पौधा है। इसके अंतर्गत आने वाली जो फसलें हैं इसमें धान की अलग अलग किस्में पाई जाती है। जैसे मैं बात करूं राइस की, तो राइस में हम देखेंगे इसका जो नाम है वो है क्या? ओराइजा सटाइवा, यानी कि ओराइजा सटाइवा। इसे सिंपल राइस के नाम से जाना जाता है। इसमें और भी राइस है, और भी अलग अलग तरह के राइस आते हैं। पिंक राइस का बॉटनिकल नेम अलग आता है, यानी आपको ये भी मैं आप सारी चीजें बताऊंगा। पहले हम सिंपल स्टार्ट करते हैं। इसका बॉटनिकल नेम ओराइजा सटाइवा है। क्रोमोसोम संख्या जो है 2n बराबर 24 है, यानी कि ये द्विगुणित है। याद रखना, धान्य फसलों में जो धान्य फसल यानी अनाज वाली सीरियल क्रॉप जितनी भी है उसमें मात्र धान है जो डिप्लॉइड अवस्था में पाई जाती है। बाकी की सभी डिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड और हेक्साप्लॉइड तक भी जाती है। लेकिन यहाँ एक मात्र फसल ऐसी है अनाज वाली फसलों में जो डिप्लॉइड अवस्था में पाई जाती है। इसके गुणसूत्र 2n बराबर कितने हैं? 24, और यह द्विगुणित आती है। ओरिजिन की बात करूं तो इंडो वर्मा, या बोलूंगा भारत वर्मा, या बोल सकते हैं दक्षिण पूर्व एशिया। कहने का मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया है, कहीं कहीं पे भारत वर्मा पूछा गया है, कहीं कहीं पे दक्षिण पूर्वी एशिया भी पूछा गया है। इसके बाद में बात करूंगा पीएच की। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि धान्य फसलों में इसका जो पीएच होता है वो 4 से 6 पीएच तक होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आलू और चाय, आलू, चाय और धान प्लस और कौन? धान। इनका आपको विशेष रूप से याद रखना है, इनका जो पीएच है वह 4 से 6 पीएच तक यह चलती है। इसके अलावा जितनी भी फसलें हैं उन फसलों में पीएच जो होता है लगभग 7 पीएच पर चाहिए। इसके अलावा क्षारीय भूमि के लिए जैसे आंवला की बात करो तो आंवले को पीएच ज्यादा चाहिए और इनको पीएच कम चाहिए। आलू, चाय और धान, इनके लिए 4 से 6 पीएच की जरूरत होती है। अगर स्पेसिंग की बात करूंगा तो 20 बाई 10 सेंटीमीटर इसका स्पेसिंग आता है जिसपे इसे लगाया जाता है। टेम्परेचर की बात करूंगा तो बद्दी के लिए 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, और याद रखना पकते समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए उपयुक्त होता है। धान फसल जो है यह खरीफ क्रॉप है, शॉर्ट डे प्लांट है, ये आप जानते हो। लेकिन इसकी दो वैरायटी ऐसी है जो शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत नहीं आती हो। उसका नाम है IR8 और जया, वह डे न्यूट्रल प्लांट के अंतर्गत आती है। तो हमें यहाँ यही याद रखना है कि यहाँ इसकी जो वृद्धि का समय है, वृद्धि का जो टाइम है वो मतलब टाइम की अगर मैं बात करूं तो खरीफ की क्रॉप है, और खरीफ में कितना लगता है? 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लगता है, लेकिन पकते समय थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। क्लाइमेट की बात करूं तो हॉट एंड ह्यूमिड, या उसको मैं बोलूंगा बहुत गर्म या उष्ण जलवायु का पौधा है। यह सीधा सा आपके कांटोबा बुक है, महावीर बुकलेट में दे रखा है। डे टाइप की बात करूं तो शॉर्ट डे प्लांट है। सभी खरीफ की जो फसलें होती है वो शॉर्ट डे प्लांट होती है। लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट यहां बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट चीजें, जो धान है या शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत आती है। क्या आती है? शॉर्ट डे प्लांट। लेकिन इसकी तो वैरायटी है IR8 और जया। यह डे न्यूट्रल प्लांट आती है, दोनों शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत नहीं आती है। यानी प्रकाश निष्प्रभावी यह वैरायटी है, इसीलिए तो इन्होंने कमाल किया था। शास्त्री जी ने जिस जया वैरायटी को बनाया था इसीलिए तो इन्होंने कमाल किया। इनकी चर्चा में आगे और करूंगा। कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो 70% पाया जाता है। प्रोटीन की बात करूं तो 6 से 7% पाया जाता है। जितनी भी अनाज वाली फसल है, जितनी भी अनाज वाली फसलों में अगर आप प्रोटीन की बात करोगे तो आपको याद कर लेना 9 से लेके 12%, या आप बोल देना बोले 10% है प्रोटीन पाया जाता। लेकिन अगर धान्य फसलों में अगर किसकी बात करूं, धान की बात करूं तो 6 से 7% उसका क्या पाया जाता है? इसमें प्रोटीन। उसका नाम क्या है? ओरिजिन इसका नाम है, ओराइजिन। खाद्य फसलों में प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। खाद्यान्न जितनी भी अन्य खाद्यान्न फसलों में प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। मतलब अन्य खाद्यान्नों की तुलना में अगर बात करूं तो इसमें कम पाई जाती है। बाकी की खाद्यान्न फसलों में प्रोटीन 10% पाया जाता है। 10, 12, 10, 12, 11। वसा की बात करूं तो 2 से 2.5% पाया जाता है, यानी कि फैट भी इसके अंतर्गत होता है। इसलिए जो चावल हम खाते हैं तो हल्का सा हमें भी फैट चढ़ने लगता है। फिर बात करूं धान के छिलके में सिलिकॉन जो होता है 18% होता है, और फैट
अब देखो यहां पे फैट है, लेकिन मैं यहां इसको फैट नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा ऑयल। ऑयल का मतलब यह मैं बोलूंगा वाष्पशील तेल। वाष्पशील तेल की जो मात्रा होती है वह 18 से 20% होती है। सुगंधित तेल होता है, इसका बहुत महंगा बिकता है। इसके बाद में धान के छिलके में सिलिकॉन की मात्रा भी 18% होती है, और ये सिलिकॉन जो होता है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। यानी कि धान में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए सिलिकॉन का यूज होता है। सिलिकॉन प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सिलिकॉन अर्ध आवश्यक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि कुल आवश्यक तत्वों की बात करूं तो 17 आवश्यक तत्व है, पहले 16 थे, लेकिन 2009-10 से 17 तत्व हो गए हैं। मान्यता मिल चुकी है, क्योंकि 1987 में ब्राउन और सहयोगी ने बोल दिया था भाई एक और तत्व की जरूरत है, उसे लाके इधर पटका। यानी कहने का मतलब एक तत्व, इसको भी याद रखना, यह अर्ध आवश्यक तत्व की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये कुछ ही फसलों को, यानी धान को और गन्ने को, कुछ ही फसलों को इसकी आवश्यकता होती है, बाकी की फसलों को सिलिकॉन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे अर्ध आवश्यक तत्व की श्रेणी में रखा गया। बीज दर, सीड रेट की बात करूंगा। यदि आप ब्रॉडकास्टिंग से लगा रहे हो तो 100 किलोग्राम, यदि आप ड्रिलिंग से लगा रहे हो तो 60 किलोग्राम। ड्रिलिंग हाइब्रिड की बात कर रहा हूं तो 15 किलोग्राम इंपोर्टेंट है। अगर डेपोक विधि से लगा रहे हो तो 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर की क्यारी लगाते हैं, और 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। 35 से 40 किलोग्राम ऑल ओवर लगता है, लेकिन नर्सरी की बात करूं तो 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर नर्सरी की जरूरत होती है, और 3 से 4 किलो प्रति मीटर स्क्वायर नर्सरी का भी एक जगह क्वेश्चन दे रखा है। तो हमें 1.5 से 3 और 3 से 4, यानी एवरेज में बात करूं तो कितना आएगा, 3 किलोग्राम। अब इनने अलग अलग जगह क्वेश्चन पूछा है, तो वहां पर इसको नहीं दिया, जहां इससे पूछा है वहां पर अलग अलग बात की गई है, लेकिन दोनों डाटा एक साथ में नहीं दिए हैं। हमको याद रखना है 3 से 4 या 1.5 से 3, दोनों में से एक डाटा आएगा, उस डाटा को कंफर्म करना, 3 को कंप्लीट मानना है। क्लासिफिकेशन बात करूं, धान ओराइजा वंश का पौधा है जिसमें 24 प्रजातियां पाई जाती है, 2 की खेती की जाती है, तथा 22 जो है अभी भी कहां पाया जाता है, जंगली अवस्था में पाया जाता है। इसलिए धान जो है बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, बहुत ज्यादा इसमें अभी विकास और बहुत ज्यादा इसकी संभावना है। अब कहने का मतलब 24 में से 2 की खेती की जाती है, 22 जंगली अवस्था में चला गया। अब हम उसमें देखेंगे, पहला देखेंगे ओराइजा सटाइवा। इसे पहला क्या है, ओराइजा सटाइवा, दूसरा ओराइजा ग्लेबेरिमा। ओराइजा सटाइवा है, इसे 3 उपजातियों में बांटा गया है। 3 उपजातियों में पहला है इंडिका, जिसे भारत में उगाया जाता है। इसे उष्णकटिबंधीय धान के नाम से कहते हैं, जो उर्वरक के प्रति अक्रियाशीलता दर्शाता है। मतलब याद रखना, भारतीय धान जो है उर्वरक के प्रति अक्रियाशीलता दर्शाता है। कहने का मतलब जमीन से जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो लेना चाहिए वह नहीं ले पाता, अक्रियाशीलता दर्शाता है। इसलिए इस भारतीय धान की जो उपज है वह कम पाई जाती है। अगर ये क्रियाशील हो जाए, क्रियाशील हो जाए फर्टिलाइजर के प्रति, तो ये उत्पादन देगा, लेकिन ये अक्रियाशील होता है। तना पतला होता है, गिरने की क्षमता अधिक होती है, यानी कि गिर जाता है पौधा, तना होता है, पतला होता है इसलिए। दूसरा है जापोनिका, यह कहाँ है, इंडिका कहाँ है, इंडिका भारत में, जापोनिका कहाँ, जापान में। एक आएगा जावानिका, वह इंडोनेशिया में। 3 अलग अलग देशों में मतलब इसको किया गया है। अब आया जापोनिका। जापोनिका को क्या बोला है, जापान। इसे शीतोष्ण क्या बोला है, इसे शीतोष्ण तथा उपोष्ण धान के अंतर्गत रखा गया है। इसीलिए तो इसकी क्वालिटी अच्छी कि शीतोष्ण में भी उग जाता है और उपोष्ण में भी उग जाता है। बीज कैसा होता है, गोल होता है, अंडाकार आकार का होता है, तने की लंबाई कम होती है, यही तो इसकी विशेषता है। यानी कि ये कैसा होता है, बोना होता है, बोना या डार्प होता है, तथा उत्पादकता अधिक होती है। लेकिन इसकी क्या है, प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इस धान को ज्यादा बोया जाता है। डियोजीवुजीन इसी समूह में आता है। जो डियोजीवुजीन धान के बोनेपन के जीन का कारण, बोनेपन का जो कारण है, वह जीन जो है डियोजीवुजीन जो है इसी समूह जापोनिका के अंतर्गत आता है। तो जापान के लोग, यानी कहने का मतलब हिरोशिमा नागासाकी जिसपे बम गिराया गया था, लेकिन बहुत जल्दी अपने आप को डेवलप भी किया है इस देश ने, तो यहां पर ही इस जीन का विकास हुआ है। अगला है जावानिका। जावानिका कहां पे, यानी कि इंडोनेशिया में है। इसे हम बालू धान कहते हैं, यह जंगली किस्म है। क्या है,
बालू धान है, यह जंगली किस्म है। ओराइजा सटाइवा में भी एक इंडिका को उगाया जाता है, दूसरा जापोनिका को उगाया जाता है, तीसरा है जावानिका, जो यह भी अभी जंगली अवस्था में है। मतलब 24 में से 2 किस्में उगाई जाती है। उन 2 किस्मों में से एक किस्म के अंदर 3 किस्म आती है, इंडिका, जापोनिका और जावानिका। उसमें भी जावानिका जो किस अवस्था में है, जंगली अवस्था में। अगला है, दूसरा है ओराइजा ग्लेबेरिया। यह दक्षिण अफ्रीका, कहाँ, यह केवल दक्षिण अफ्रीका में उगाई जाती है। ओराइजा सटाइवा की प्रजाति द्विगुणित होती है, जो अन्य धान फसलों का अपवाद स्वरूप है। मतलब अन्य धान फसलों की बात करूं तो वह ड्यूप्लाइट, टेट्राप्लाइट और हेक्साप्लाइट तक जाती है, लेकिन यहाँ जो फसल है यह द्विगुणित अवस्था यानी डिप्लॉइट अवस्था में पाई जाती है। और ओराइजा ग्लेबोरिमा कहाँ पाया जाता है, उगाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में इसे उगाया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में धान की 3 मौसम में खेती होती है। कितने? 3 मौसम में। 3 मौसम देखेंगे, शरद ऋतु जिसको बोलते हैं ऑटम, शीत ऋतु जिसको विंटर, बसंत ऋतु जिसको स्प्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग। आप शरद ऋतु को बोला है अस, क्या बोला है? शरद ऋतु को जो बात करूं तो इसे क्या बोला है? अस। पश्चिम बंगाल, बिहार में उगाया जाता है। इसे अप्रैल और मई, क्या बोलूंगा, अप्रैल मई में इसकी बुआई होती है और सितंबर अक्टूबर में इसे क्या कटाई की जाती है। हम जो है कटाई समय के आधार पर ऋतुएं मानते हैं। किसके आधार पर मानते हैं? कटाई, यानी याद रखना कटाई समय के आधार पर मानते हैं। देखो यहाँ क्या आया, सितंबर अक्टूबर, इस समय यहाँ क्या होती है, मतलब ठंड होती है, तो इसलिए इसको शरद ऋतु की बोला है, अस। लेकिन हमें एक को याद करना है, इसको याद करना है। इसको याद करके हम 3 महीने 4 महीने ऐड कर देंगे और काउंट कर लेंगे। आप देखो यहां पे क्या आया, आटम। आटम को क्या बोला है? अस। आप देखो ये किससे चालू हुआ? ए से चालू हुआ, तो इसका ये भी क्या आ गया? अप्रैल और मई आ गया। अप्रैल और मई से इसको याद रखना, इसके बाद 4 प्लस करके उसमें काउंट कर लेंगे। शीत ऋतु, शीत ऋतु का मतलब ये है, देखो ये शरद स्टार्टिंग में सितंबर अक्टूबर, लेकिन इसकी कटाई नवंबर दिसंबर, जहां कड़ाके की ठंड गिरती है, तो इसको क्या बोला? शीत ऋतु, विंटर। इसे बोलते हैं अमन। यह उड़ीसा को ओडिशा बोला गया है। और यह जून जुलाई, यहां कब आएगा? यहां पर अगर बात करूं तो जे जून जुलाई इसके अंतर्गत आता है। आप जून जुलाई में डेफिनेटली लगाएंगे तो वो यहां से और यहां से जो डिफरेंस आया वही डिफरेंस यहां पर चला जाएगा, 4 प्लस कर देंगे। इसके बाद में बसंत ऋतु की बात करूं, बसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्प्रिंग। आप याद रखना, आप तो जनरली याद रखना कि बसंत ऋतु जो है, ऋतु किसको बोलते हैं? बसंती क्या सुनती है? एफएम सुनती है। क्या सुनती है? एफएम। फरवरी और किसको लिया गया है? मार्च को लिया गया। फरवरी, मार्च और एक और महीना क्या कर लेंगे? अप्रैल कर लेंगे। अब इसमें यहां पर अगर मैं बात करूं तो इन 3 महीनों को क्या बोला है? स्प्रिंग। फरवरी, मार्च और अप्रैल को क्या बोला है? स्प्रिंग का महीना बोला है। और इस महीने में क्या होता है? पौधे के अंदर बहुत परिवर्तन आता है। प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा परिवर्तन इस ऋतु में ही आती है। तो यहाँ पे बसंत ऋतु, स्प्रिंग, ग्रीष्म ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु, इसलिए बसंत को ग्रीष्म ऋतु इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ देखो कटाई कब होती है? मार्च और अप्रैल में होती है। तो डेफिनेटली यानी कि हम क्या बोलेंगे? बसंत ऋतु, बसंती बोर नहीं होती है। क्या है? बसंती बोर नहीं होती। बोरो धान पश्चिम बंगाल। और याद रखना नवंबर दिसंबर इसका जो बुआई का समय माना गया है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि जो बसंत ऋतु का धान है उसकी बुआई कब की जाती है और उसकी कटाई कब की जाती है। तो आप अगर इसको याद रख लोगे तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, या फिर आप इसको याद करके इसके आगे महीने, 3 महीने 4 महीने जोड़ दो तो ये याद हो जाएगा। जो भी आप याद करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ऑटम से चालू हुआ तो ये अप्रैल और मई आया। इसके बाद में शीत ऋतु, तो डेफिनेटली शीत ऋतु में अगर धान कटेगा तो उसको कहां? वर्षा ऋतु में लगाएंगे, जून जुलाई में लगाएंगे और नवंबर दिसंबर में कटाएंगे। बसंत ऋतु का मतलब यह है कि मार्च अप्रैल में काटना है तो नवंबर दिसंबर में उसे लगाना पड़ेगा। और याद रखना कटाई समय के आधार पर ऋतु को मानते हैं। जाति की बात करूंगा, जाति थोड़ा सा फास्ट में देख रहा हूं। जैसे कावेरी है, साकेत 4 है, गोविंद प्रसाद है। अगर गोविंद का प्रसाद लोगे तो बैक्टीरिया बीमारी दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी। क्या बोलूंगा? यदि अगर आपने गोविंद का प्रसाद यानी गोविंद और प्रसाद 2 वैरायटी है धान की। अगर गोविंद यानी कि भगवान श्री कृष्ण का यदि प्रसाद लोगे तो बैक्टीरिया बीमारी से क्या हो जाओगे? फ्री हो जाओगे। ये अपनी एक सिंपल सी ट्रिक है,
सिंपल सी ट्रिक है। तो गोविंद प्रसाद जो है बैक्टीरिया रेसिस्टेंट वैरायटी है, ठीक है। जया, जया इसकी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है और सारी वैरायटी क्या है इसके अंतर्गत सोडे में आती है, लेकिन द न्यूट्रल प्लांट प्रकाश निष्प्रभावी, इसे मैं क्या बोलूंगा, प्रकाश निष्प्रभावी किस्म है। एक ये है, एक IR8 और है। पंत 4 यामिनी, सोना, जयंती, जमुना, इंपोर्टेंट है ये जमुना, इसे महावीर बुकलेट में पूछा गया है जमुना किसकी वैरायटी है, तो जमुना जो है धान की वैरायटी आती है। मनहर इसकी वैरायटी है। सूरज बावन, इसे भी पूछा गया है सूरज बावन किसकी वैरायटी है। इसके बाद आती है IR8 इंटरनेशनल राइस। IR8 जो है इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, यहां भी क्या है प्रकाश निष्प्रभावी द न्यूट्रल प्लांट के अंतर्गत आता है IR8 और जया। अब देखो IR8, IR20, IR24 इंटरनेशनल राइस इसको बोला गया है। गोरी, गोरी किसकी वैरायटी है, धान की, लेकिन एक तिल की भी वैरायटी है, तो हम बोलेंगे कि गोरी के गालों पे तिल, क्या बोलेंगे, गोरी के गालों पे तिल, मतलब गोरी जो है वो तिल की वैरायटी भी है और धान की वैरायटी है। दुलारा, अगला क्या है, दुलारा, गोरी और दुलारा। अमृत, इसके बाद में नरेन 1 इंपोर्टेंट है, नरेन 1 वैरायटी इसकी भी आती है और नरेन 3, 4, 5 आंवले की किस्म भी कहलाती है। तो यहां पे नरेन 1 की बात करूंगा तो इसकी। टाइप 9 इसकी वैरायटी है, 359 भी बोलते हैं। TN1 इंपोर्टेंट वैरायटी इसकी, TN1 टाइचोंग नेटिव 1 बोलते हैं। 1964 में इसे लाया गया था, इसने भी बहुत धमाल मचाया था, लेकिन जया ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत के, यानी कि हमारे हिंद प्रदेश के, कहने का मतलब शास्त्री जी जो है उन्होंने जया किस्म का विकास किया था, तो इन सबको पछाड़ा था। जोना 349, नगीना 22, नगीना क्या 22, आशा, आशा वैरायटी किसकी है, धान की, लेकिन आशा वैरायटी और किसकी आती है, अरहर की। और अरहर में अगर पूछ ले तो याद रखना, अरहर में आशा वैरायटी है पोर्ट बोरर, पोर्ट बोरर रेसिस्टेंट वैरायटी, पोर्ट बोरर रेसिस्टेंट वैरायटी इसकी आती है किसमें, अरहर में। लेकिन यहां अपने को धान में सिंपल याद रखना है कि आशा जो है धान की भी किसमें, बाला, अक्षय कुमार वाली बाला बाला वाला गाना सुना होगा, ये भी धान की है। माही सुगंधा इंपोर्टेंट वैरायटी है, पूछा गया माही सुगंधा किसकी वैरायटी है। इसके बाद में दीप्ति आएगी, अनुपमा है, खुशबू, खुशबू को पूछा गया है या किसकी किस्म है, तो यह धान की किस्म है। काली मूछ, यानी बालाघाट पे किस्म है जिसकी काली मूछ आती है, जो बाली आती है इसकी, तो बाली जो आती है ये थोड़ी सी ब्लैक टाइप की हो जाती है, तो इसे काली मूछ के नाम से जाना जाता है। समृद्धि, रत्ना, क्या है, समृद्धि, रत्ना, चंबल और रंभा, यानी आपको चंबल भी आगे और मिलेगा। चंबल आलसी की किस्म है, अलसी की भी किस्म है। इसके बाद में रत्ना, रत्ना भी किस्म आपको आएगा, जो कि यानी उसके अंतर्गत भी मिलेगा। राशि, राशि इंपोर्टेंट वैरायटी है। दामोदर, दामोदर के बाद में प्रगति, तिल की वैरायटी भी है। जागृति, पूसा, बासमती, फिर है जल्दी, 1 2, जल्दी का तो नाम है जल्दी यानी कि जल के अंदर। इसके बाद में कस्तूरी केसर, अगला है बादशाह भोग, लेकिन अगर आ जाए कुफरी बादशाह, तो कुफरी बादशाह किसकी किस्म है, आलू की किस्म है, किसकी, आलू की, और वह भी कैसी है, आलू की किस्म है, तथा मध्यम अवधि वाली है। कैसी है, मध्यम अवधि वाली, कहने का मतलब इधर सैनिक चल रहे हैं, बीच में राजा चल रहा है यहां पर, और फिर सैनिक चल रहे हैं, तो राजा कहां है, बादशाह कहां है, बीच में, तो मध्यम अवधि की किस्म है। ऐसा ही बादशाह भोग आता है। जय सूर्या, हंसराज, ये क्या आया यहां पे, हंसराज आया, यह सुगंधित किस्म के अंतर्गत आती है। इसके बाद में पंतधान 4, चकिया 59, मधुकर, जलमग्न और जगन्नाथ। मधुकर, जलमग्न, इनको तो इसमें याद रखना, मधुकर, जलमग्न यानी कि धान की है। जगन्नाथ सरसों की किस्म है, जगन्नाथ सरसों की भी किस्म है और जगन्नाथ धान की भी किस्म है। करनाल लोकल इंपोर्टेंट है, आप इसको गेहूं मत समझना, करनाल लोकल जो वैरायटी है यहां जो है यानी कि धान में आती है, गेहूं मत लगा देना, पहला ऑप्शन ही गेहूं रखेगा कि करनाल लोकल वैरायटी है गेहूं की, बोले करनाल अनुसंधान केंद्र कहां है, गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां है, बोले करनाल, बोले गेहूं की होगी। तो ज्यादा एक्स्ट्रा ना देखते हुए हमको याद रखना है करनाल लोकल, क्योंकि ये गेहूं पे ज्यादा फोकस करता है, तो इसलिए याद रखना करनाल लोकल जो है यह धान की वैरायटी है। फिर है गौरव, गौरव जो है ये गौरव क्या है, ये गौरव आलसी है, आलसी की है।
गेहूं सोया मतलब सोयाबीन की है ना, गौरव चने की है, ये और धान की भी है, किसकी है और धान की भी है। इतनों की वैरायटी ये आती है, और भी पता नहीं किस तरह के नाम गौरव रखा है। सुगंधा 5 इंपोर्टेंट है, इसको भी महावीर में पूछा है, सुगंधा 5 किसकी किस में है, तो बोले धान की। साबरमती, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, बापू की याद दिलाता है साबरमती आश्रम। तो याद रखना, साबरमती आश्रम को भी ध्वस्त करने के लिए यानी कि ब्लास्ट करने के लिए कई बार आतंकवादियों ने कोशिश की थी, लेकिन हमारे भारत की आर्मी को सल्यूट करते हैं और पुलिस को सल्यूट करते हैं, उन्होंने कई बार बचाया, ऐसा हमको याद रखना है। यानी कि साबरमती है, यहां ब्लास्ट प्रतिरोधी वैरायटी है तथा ब्लास्ट और प्रोटीन की अधिक मात्रा इसमें पाई जाती है। और ब्लास्ट का क्या है कि कोई ब्लास्ट कर रहा तो उसको मना करना, भाई ब्लास्ट मत कर, तेरे पैर पड़ता हूं, यानी पैर पड़ता हूं, यानी इसका कारक क्या है, पायरी। पायरी का मतलब पैर छूना, पायरी कुलेरिया, कुलेरिया ओराइजी, पायरी कुलेरिया ओराइजी फंगस के कारण यहां होता है ब्लास्ट, पायरी कुलेरिया ओराइजी। अब देखो सह्याद्री, शुष्क सम्राट, पद्मा, करुणा और गंगा इसकी वैरायटी के अंतर्गत आता है। ऐसे तो इसकी धान की देखें तो बहुत सारी वैरायटी, गुलाब और धान की वैरायटी मतलब बहुत ज़्यादा है, गेहूं गुलाब धान इनकी, लेकिन हमें कुछ ही वैरायटी है जो इंपॉर्टेंट पढ़ना है। जैसे साबरमती को पूछ लेता है ये क्या है, तो बोले ब्लास्ट प्रतिरोधी किस्म के अंतर्गत आती है। कुछ वैरायटी है अदोना घोरा। अब देखो अदोना घोरा और कामन सोल, यह एक ऐसी वैरायटी बनी है सेना के लिए। हमारे कृषि वैज्ञानिक भी लगातार, सेना हमारे देश की रक्षा कर रही है, तो हमारे कृषि वैज्ञानिक जो है वह भी सेना की रक्षा के लिए यानी कि उन्हें ऐसा धान या ऐसा राइस उत्पादन करके दिया जिसे किसी भी पानी के अंदर 30 मिनट भिगो दो और उसके बाद आप उसे खा सकते हो। तो सेना यदि विषम परिस्थिति में है तो ये भी कर सकते हैं, यानी सेना के लिए तैयार की गई किस्में, किसके लिए, सेना के लिए, जिसे 20 मिनट भिगो कर भी खा सकते हैं, 30 मिनट या 20 मिनट भिगो कर भी इसे हम खा सकते हैं। यानी कि वैज्ञानिक ने एक बहुत बड़ा काम किया है मेरे भारतीय सेना के लिए, इसलिए हम वैज्ञानिकों को भी सल्यूट करते हैं और साथ में सेना को तो सल्यूट करते ही हैं, सेना को भी सल्यूट है। TN1 ताइचोंग नेटिव 1964 में भारत में लाई गई प्रथम धान की किस्म है। भारत में पहली बार धान की किस्म कौन सी लाई गई, तो टाइचोंग नेटिव 1 थी। यह ताइवान द्वारा विकसित की गई धान की किस्म है, यहां ताइवान द्वारा विकसित की गई धान की किस्म है। यह विश्व की प्रथम बोनी किस्म मानी गई है। कहां की, विश्व की प्रथम बोनी किस्म किसको मानी गई है, TN1 को। इसने बहुत धमाल मचाया, इतना धमाल मचाया हद से ज्यादा, यानी उत्पादन में रिकॉर्ड तोड़ने लगी थी। लेकिन इसके बाद में एक और वैरायटी आई जिसका नाम है IR8, उसके बाद IR8 आई, IR8 ने भी धमाल मचाया। IR8 यह इंटरनेशनल राइस आर्ट जिसमें डीओजी वुजिन जीन और पेटा के क्रॉस से, ये क्रॉस आपको याद रखना है, डीओजी वुजिन तथा पेटा के क्रॉस से इसको बनाया गया है। यह आश्चर्य किस्में, कैसी किस्में हैं, आश्चर्य किस्में हैं जिसका विकास IRRI में हेनरी एम मिचेली द्वारा विकसित किया गया। भारत में इसका आयात 1965 में किया गया। अब याद रखना IRRI यह कहां पे है, तो इसकी मैं बात करूं तो यह है मनीला फिलीपींस। कहां है, मनीला फिलीपींस। अब क्वेश्चन यहां बनता है वो मैं बताता हूं, ये चेंज हो गया है, ये चेंज हो गया है। यानी IRRI जो है इसकी स्थापना मनीला फिलीपींस में की गई थी। तो यह वैरायटी कहां से विकसित की गई, मनीला से विकसित की गई। लेकिन अब इस संस्थान को मनीला से हटाकर इसको कर दिया है लास बेजोस। कहां कर दिया है, लास बेजोस, एक जगह का नाम है। अब मनीला की जगह लास बेजोस इसको शिफ्ट कर दिया गया फिलीपींस। तो अब पूछ ले तो IRRI कहां है, तो लास बेजोस फिलीपींस में उपस्थित है, विशेष याद रखना। लेकिन क्वेश्चन ये पूछे कि इसे कहां बनाया गया था, तो मनीला ही याद रखना पड़ेगा। या तो फिलीपींस देगा या IRRI देगा या फिर देगा अब अगर आएगा तो लास बेजोस, लेकिन लास बेजोस नहीं बताना है जब तक मनीला वहां है, मनीला में ही बनाई गई थी, ऐसा अपने को ध्यान रखना। अब देखो ये जो IRRI डीओजी वुजिन और पेटा के क्रॉस से बनी। अब आई जया, TN1 और T1, TN1 और T1 या शायद एक मिनट इसको चेक करना है मुझे, TN1 नहीं थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, है ना, मैं देखता हूं। T141 के से बनी थी, T141, हाँ T141
यानी TN1 और T141 के क्रॉस से बनी 1968 में हैदराबाद में विकसित की गई। कहां विकसित की गई? हैदराबाद में। भारत में 1962 में प्रथम भारतीय, याद रखना, उच्च उत्पादन देने वाली धान की अर्धबोनी किस्म, कैसी अर्धबोनी किस्म को किसने बनाया? डॉक्टर शास्त्री जी के द्वारा बनाया। आप फिर डॉक्टर के शास्त्री जी ने कमाल कर दिया। डॉक्टर शास्त्री जी, यानी कि शास्त्री शब्द जैसे ही आता है हमारे शास्त्र पे हम आ जाते हैं, हमारे हिंदुत्व पे हम आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है, हमारा जो भारत संस्कृति है, आर्य संस्कृति है, उसमें हम शास्त्री जी बोलते हैं। यानी कि किसी पंडित जी को, या कहने का मतलब जो पढ़ाते हैं उन्हें शास्त्री जी बोलते हैं। तो शास्त्री जी ने पूरे विश्व को फिर पछाड़ा, यानी TN1 को, IR8 दोनों को पछाड़ दिया और एक ऐसी किस्म का विकास किया गया। यह किस्म, यानी याद रखना, यह किस्म जया, यह किस्म का उत्पादन दोनों विदेशी किस्म, यानी दोनों विदेशों को पछाड़ दिया। अब दोनों विदेशी किस्म कौन? TN1 और IR8 दोनों से अधिक उत्पादन किस्म निकली। क्या निकली? दोनों से अधिक उत्पादन देने वाली किस्म निकली, जिसे नाम दिया गया जया। और जया को किसने बनाया? डॉक्टर शास्त्री जी ने बनाया। तो शास्त्री जी को सल्यूट करता हूं, फिर विदेशों को पछाड़ के आगे निकले। अब जब इसको बनाया तो इसलिए धान की जया किस्म को जादुई धान बोला, मतलब शास्त्री जी का जादू चल गया। शास्त्री जी का जादू ऐसा चला कि विदेश की जो दो किस्म लाई गई थी, TN1 और IR8, उन दोनों किस्मों को पछाड़कर उच्च उत्पादन देने वाली किस्म बनी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। याद रखना, इसको जादुई धान कहते हैं। किसको कहते हैं? जया को जादुई धान। जा से जया, जा से जया और जा से जया और जा से जादुई धान। इसके बाद में राजेश्वरी हेमा। यह राजेश्वरी हेमा धान की वैरायटी है, रबी खरीफ दोनों के लिए मौसम में उगाई जा सकती है। मध्य प्रदेश के लिए किस्म है, इसमें मध्य प्रदेश में एक ही किस्म अभी तक पूछी गई है, जिसका नाम है मसूरी। कि देर से पकने वाली मध्य प्रदेश की किस्म कौन सी है? तो मसूरी का नाम आता है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे प्रगति, जागृति, क्रांति। क्या है? क्रांति। क्रांति का जो टेस्ट वेट है वो 26 ग्राम आता है। इसके बाद में गरिमा, अनुपमा, मसूरी बताया मैंने, देर से पकने वाली मध्य प्रदेश की। सीधा सा पूछा था MP की देर से पकने वाली किस्म कौन सी है? श्यामला। श्यामला हिल्स आपको पता ही है कहाँ पे है, भोपाल में है। तो श्यामला हिल्स में चावल की पार्टी करने चले जाना। और पूर्णिमा, पूर्णिमा को भी याद रखना। फिर है CSR10, धान की लवण सहनशील किस्म। क्या है? धान की लवण सहनशील किस्म, यानी कि जहाँ ना अम्ल होता है ना क्षार होता है। ये धान एक ऐसी फसल है जो अम्लीय मृदा में भी हो जाती है, लवणी में भी हो जाती है। इसकी कुछ किस्में ऐसी जो लवणी मृदा में भी हो जाती है, बाकी नॉर्मली धान के लिए अम्लीय मृदा 4 से 6 pH है। पूसा 1460, दुनिया का पहला सुपर फाइन। कौन सा? दुनिया का पहला सुपर फाइन अनाज इसे कहा गया है, जो किसानों तक पहुंचने वाला पहला बायोटेक धान था। किसानों तक पहुंचने वाला पहला बायोटेक धान कौन था? पूसा 1460 जिसको बोलते हैं। और एक याद रखना, अदोना, घोरा और कामन सोल वह राइस बनाया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, जो सेना 20 मिनट तक उसे अगर भिगा कर खा ले, भिगा दे तो उसके बाद वो खा सकते हैं। तो ऐसा राइस बनाया। बाला, भारत में उत्पन्न धान की प्रथम प्रजाति। इंपोर्टेंट है, भारत में उत्पन्न धान की प्रथम प्रजाति। इस क्वेश्चन को आपके उसमें पूछा गया है, रेंजर में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में उत्पन्न धान की प्रथम प्रजाति कौन सी है। इसके बाद में DRR 45 उच्च जिंक वाली। देखो DRR 45 क्या है? उच्च जिंक युक्त धान की किस्म है, क्योंकि धान के खेत में जिंक की कमी से क्या होता है? खेरा रोग होता है, जिसे भाई एल नैने ने उत्तराखंड में देखा और IR8 वैरायटी पर देखा। तो उच्च जिंक युक्त मतलब इसमें खेरा रोग नहीं लगेगा। इसके बाद में DRR 45 धान की सूखा रोधी नवीनतम किस्म है। DRR यहां 45 था, यहां क्या आ गया? 42 आ गया। इसके बाद बात करूं तो दामोदर, इंपोर्टेंट किस्म है दामोदर। दामोदर जो है ऊसर लेपन प्रतिरोधी किस्म को पूछा गया कि दामोदर कैसी है? धान की दामोदर किस्म ऊसर लेपन प्रतिरोधी किस्म है। अति आगत, अब देखना, अति आगत, आगत किस्म तो है लेकिन यह अति आगत है। अति आगत, मैं प्रिय तुम्हें देखता हूं तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। तो पहला क्या आया? प्रसन्नता। अगर प्रसन्नता भी हो तो कैसी होना चाहिए? अति प्रसन्नता होनी चाहिए, अति आगत। फिर क्या है? सत्तारी। और फिर क्या आ गया? तुलसी।
तुलसी जैसे हम हमारे घर से आगे निकलते हैं तो तुलसी क्या आ जाती है, आंगन में आ जाती है, मतलब आगे आ जाती है, तो अति आगे आ जाती है, ऐसा ध्यान रखना। तुलसी सतारी, और सतारी क्या, सतारी को सताना, सताना। ऑल डे ऑल नाइट मुझे याद सताए तेरी, है याद सताए तेरी। अब याद सता रही है ना, कहने का मतलब प्रसन्नता हो रही है। कहने का मेरा आशय यह है कि आगत मत याद करना, इसे अति आगत याद करना, और ये दोनों चीजें, ये तीनों किस्में इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपसे आगत, मध्यम और पीछेती नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश की पीछेती वैरायटी का पूछेगा तो मसूरी को पूछेगा। फिर पूछेगा धान की ऐसी किस्म कौन सी है जो अति आगत है, तो तब हमें बताना अति आगत की प्रसन्नता हो रही है, सतारी हो रही है, प्रसन्नता, सतारी, और एक आएगा तुलसी। 3 वैरायटी है। अब देखो तुलसी से मुझे एक चीज और याद आई है, हमारे पास 3 तरह के प्लांट होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, देन न्यूट्रल प्लांट। लेकिन एक शॉर्ट डे मीडियम प्लांट भी होता है, वो होता है कौन, तुलसी। तुलसी का जो पौधा ना शॉर्ट डे मीडियम प्लांट के अंतर्गत आता है, या मेडिटेरियन शॉर्ट प्लांट के अंतर्गत आता है। इसके साथ एक और आता है गन्ना। गन्ना वैसे तो शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत आता है, खरीफ की फसलें, लेकिन वहां शॉर्ट डे प्लांट अगर ना ऑप्शन में आए तो उसे हमने मिडल शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत, मतलब मध्यम लघु दिवस पौधा उसको मानना है, क्योंकि एक तो तुलसी का पौधा और एक गन्ना उसके अंतर्गत आता है। मैं आपको और आगे मेट्रोलॉजी में पढ़ाऊंगा। हाँ, मेट्रोलॉजी के अंतर्गत कुछ इसका पार्ट है, दीप्तकालिता, उस दीप्तकालिता में मैं बताऊंगा। TN1 धान की प्रथम बोनी किस्म, डबल आ गया, CRRI उड़ीसा में विकसित सुपर राइस लूनाश्री। नाम क्या उसका, नाम क्या, सुपर राइस का नाम क्या, लूनाश्री। यहां उड़ीसा, अब उसको ओडिशा बोलते हैं, ओडिशा में विकसित धान की सुपर राइस जिसका नाम क्या है, लूनाश्री। प्रोटीन की मात्रा 10% से अधिक। अब याद रखो धान में प्रोटीन कितना होता है, बोले 6 से 7% होता है, तो इसमें तो 10% कर दिया। कहने का मतलब इसमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाया गया, इसे सुपर राइस बनाया गया। लूनाश्री वैरायटी अधिक प्रोटीन युक्त और ब्लास्ट प्रतिरोधी किस्म की बात करूं, अधिक प्रोटीन युक्त और ब्लास्ट प्रतिरोधी, तो साबरमती। साबरमती का मतलब कि गांधी जी को याद करना है कि इस गांधी जी का जो आश्रम है वो साबरमती आश्रम है, और वहां पर ब्लास्ट करने की कोशिश की लोगों ने। उस समय 1947 के देश आजाद हो रहा था तब, लेकिन ब्लास्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे देश के युवा जो थे, देश की जो सेना थी, आर्मी थी और पुलिस थी, उन्होंने काफी मदद की। उस समय तो आर्मी जो थी, आर्मी की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ी आर्मी थी भारत में, जिस आर्मी का लोगों को पता भी नहीं है। भारत में जब देश आजाद हुआ था ना, तब RSS नाम की एक बहुत बड़ी आर्मी काम कर रही थी। वो इसलिए काम कर रही थी क्योंकि वो जन सेवा और देश सेवा पे काम कर रही थी, तो सबसे बड़ी आर्मी उस समय RSS थी, लेकिन एक गवर्नमेंट अधिकृत नहीं थी, मतलब लेकिन काम बहुत किया था, है ना। तो वहां पर याद रखना, ब्लास्ट प्रतिरोधी साबरमती। धान की प्रथम उच्च उत्पादन देने वाली किस्म कौन सी है, जया। लेकिन धान में की प्रथम किस्म कौन सी मानी गई है, बाला। आप इसको फिर याद रखना, धान की सूखा अवरोधन किस्म कौन सी, सहभागी। क्या है, सूखा को सहन करने वाली, अवरोधन करने वाली, यानी कि सहभागी उसका नाम है। फिर है धान की सिंचित जाति। धान की सिंचित में कौन आया, गोविंद प्रसाद। ये जो गोविंद प्रसाद है, ब्लास्ट बैक्टीरिया और पायरिकुलेरिया ओराइजी के कारण, हाँ, तो ये गोविंद प्रसाद जो है, मैंने शायद फंगस बोल दिया था, वो गलती से वो गलत बोला गया था। याद रखना आपको कि यहां पर बैक्टीरिया और बैक्टीरिया रेसिस्टेंट वैरायटी है गोविंद प्रसाद, लेकिन यह कैसी है, यानी कि कहने का सिंचित वैरायटी जया। सिंचित वैरायटी जब तो उत्पादन सबसे ज्यादा, जयंती जमुना, जया, जयंती जमुना, मनहर, साकेत 4, IR 8। भाई IR 8 का उत्पादन क्यों आया ज्यादा, क्योंकि यह सिंचित थी। जया का उत्पादन क्यों ज्यादा आया, क्योंकि यह सिंचित थी, ऐसे भी याद रखना। असिंचित जाति में गोरी, असिंचित में गोरी कौन आ रही है, और मैंने बताया कि गोरी किसकी वैरायटी, तिल की, गोरी के गालों पे तिल। गोरी के बाद में कौन आया, दुलारा, अमृत। अमृत नाम है लेकिन क्या है, असिंचित है। नरेंद्र 1, झोना 349, नगीना 4। ऐसा याद रखना, बोले नगीना का मतलब क्या होता है, यानी कि नाग देवता, यानी अगर काट लेगा तो पानी भी नहीं मांगने देगा, सूखा। ऐसे इसको करके कैसे भी याद करना है, इंपोर्टेंट है। कावेरी, कावेरी क्या है, नदी है, लेकिन कावेरी नदी कैसी है, बोले सूखी नदी है, अभी कैसी है, सूखी। ऐसा याद कर लेना इन दोनों वैरायटियों को।
अगेती किस्म कौन से, बाला और कावेरी। अगेती किस्म कौन सी है, बाला और कावेरी। लेकिन अब देखो यहां रखना, अति आगत, अति आगत की बात करूं, प्रसन्नता, सतारी और तुलसी, 3 वैरायटी याद रखना। ये अति आगत किस्में है, लेकिन आगेती किस्म कौन है, बाला और कावेरी। इसके बाद में मध्यम किस्म में कौन है, आशा, और आशा किसकी किस्म है, अरहर की पोर्ट बोरर रेसिस्टेंट वैरायटी। IR 36, जिससे 36 का आंकड़ा वो आदमी बीच में होता, ना घर का ना घाट का, लड़ाई वाला। और अनुपमा, एक वैरायटी अनुपमा। अब है पीछेती, देखो प्रगति कैसे हो रही है, बोले पीछेती हो रही। क्रांति कैसे आ रही है, बोले बहुत लेट आ रही है। इसके बाद में फाल्गुनी, फाल्गुनी यानी कि होली कब आ रही है, लेट आ रही है। इसके बाद में फाल्गुनी को एक चीज और याद रखना, फाल्गुनी जो है वो फेरिक रेसिस्टेंट है, लोहा के प्रतिरोधी है। कहने का मतलब फाल्गुनी में क्या करते हैं, रंग डालते हैं, रंग डालते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो रंग डालते हुए आदमी हट जाता है तो रंग क्या है, लोहे के गेट पे भी चला जाता है, यानी कि क्या लग जाता है, जंक लग जाता है। तो इससे फाल्गुनी का जो संबंध है वो फेरिक से है, ध्यान रखना, रेसिस्टेंट। इसके बाद में सुरेखा, गरिमा, गरिमा किसकी, मसूर की भी है। और एक मसूरी वैरायटी MP में देर से पकने वाली किस्म, फिर से डबल बता रहा हूं, यह पूछा गया किस्में। तो याद रखना, अगेती, मध्यम और पीछेती, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अति आगत। अति आगत, प्रसन्नता, सतारी और तुलसी मानी गई है। ऊसर लेपन या लवणी छारी भूमि के लिए ऊसर वन, दामोदर, आपको यहाँ पे दामोदर याद करना है। ऊसर वन तो आपको याद आ जाएगा, ऊसर अगर आया तो ऊसर लेपन प्रतिरोधी है, लेकिन दामोदर को पूछा गया, दामोदर ऊसर लेपन प्रतिरोधी मानी गई है। इसके बाद में सूखा प्रतिरोधी की बात करूं तो बाला और कावेरी, और कावेरी नदी तो है सूखी है, अभी हमको ऐसे याद करके उसको याद करना है। इसके बाद में बाढ़ग्रस्त, अब बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लिए यानी जलमग्न क्षेत्र के, जलमग्न में जलमग्न हो गया, यहां जलमग्न क्षेत्र के लिए तो नाम ही क्या, जलमग्न। फिर क्या आया, मधुकर, जय सूर्या, हीरा, कलिंगा 3, मधुवन, और क्या आया, अमूल्य आया। इतनी वैरायटी जलमग्न के अंतर्गत आती है, जिसमें जलमग्न, मधुकर को याद करना, 2 वैरायटी को यहां पे। सुगंधित राइस, अब क्या आया, सुगंधित। सुगंधित में आपको पहला क्वेश्चन इसको याद करना है, हंसराज। हंसराज जो सुगंधित वैरायटी है, और इसे महावीर बुकलेट में भी पूछा गया है, आपको ऐसा याद रखना है कि जो हंसराज है वह धान की सुगंधित वैरायटी है। साकेत 4 सिंचित भी है और कैसी है, यहां सुगंधित भी है। करनाल लोकल, करनाल लोकल किसकी, गेहूं की नहीं है, धान की, और सुगंधित भी है। कस्तूरी तो आपको पता ही है, कस्तूरी तो नाम ही उसका सुगंध से है। इसके बाद में बादशाह 370, बादशाह 370, धारा 370 नहीं बोल रहा हूं मैं, बादशाह 370, तो ये भी सुगंधित आती है। केसर, केसर भी सुगंधित है। सुगंधा 5 इंपोर्टेंट है, जिसे पूछा गया था, किसको, सुगंधा 5 को। इसके बाद में बादशाह भोग, क्या आया, बादशाह भोग भी सुगंधित है, क्योंकि बादशाह अगर खाएगा तो सुगंधित धान ही खाएगा। इसके बाद में असुगंधित या अबासमती धान बोला है जिसको, तो एक तो अपना गौरव आलसी आ गया, IR 64 आ गया, पंजाब 1 आ गया, PR 106 आ गया। याद भी मत करना, सुगंधित याद कर लेना, सुगंधित याद कर लोगे तो काम हो जाएगा, बाकी छोड़ देना। नवीनतम किस्म में भूदेवा, धनराशि, राशि तो इसकी वैरायटी है ही, धनराशि आ गया। श्वेता, और श्वेता क्या है, श्वेता आलसी है, श्वेता नाम की जो लड़की है वो आलसी है। सॉरी, माफी चाहता हूं यदि कोई श्वेता हो तो क्षमा करें, लेकिन ऐसे ही ट्रिक से याद किया, क्योंकि अपने को याद करना है कुल मिला के। तो श्वेता नाम की लड़की है जो क्या है, आलसी है, लेकिन आलसी नहीं करना है, एग्जाम निकालना है, ठीक है। अब दांडी, दांडी यात्रा, साबरमती आया तो साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा भी चालू हुई, तो डेफिनेटली ये भी किसकी, धान की। अब साबरमती जो है ब्लास्ट रेसिस्टेंट है, तो दांडी यात्रा वहीं से चालू कर देंगे। एक आया चिंगम, वो चिंगम कार्टून आती ना, मोटू पतलू, उसमें चिंगम, तो याद रखना कि चिंगम सर जो है मोटू पतलू की नाटक में उन्हें धान जो है राइस खाना ज्यादा पसंद है, ठीक है। इसके बाद में बैक्टीरियल ब्लाइट रेसिस्टेंट, बैक्टीरियल ब्लाइट रेसिस्टेंट वैरायटी अजिया है, कौन है, अजिया। फिर एक बैक्टीरियल रेसिस्टेंट वैरायटी है गोविंद और प्रसाद, कौन है, गोविंद, और एक वैरायटी का नाम क्या है, प्रसाद। यह पंतनगर से विकसित की गई, कहां से, पंतनगर से विकसित की गई गोविंद प्रसाद को, और इंपोर्टेंट यही है, बैक्टीरियल रेसिस्टेंट वैरायटी है। विश्व की पहली बासमती संकर धान की किस्म है PRS 10, PRS 10 जो है इसकी पहली किस्म है। लवण रोधी किस्म की बात करूं तो लूणाश्री को याद रखना, लवण रोधी, और सुपर राइस है, IR 8 है, CSR 13 है।
इसके बाद में प्रकाश निष प्रभावी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धान की फसलें जो आती है 60 डे प्लांट के अंतर्गत आती है, लघु दिवस पौधा आती है, लेकिन प्रकाश निष प्रभावी जातियां डे न्यूट्रल प्लांट के अंतर्गत धान की 2 वैरायटी आती है, जिसका नाम है IR8 और जया। इसलिए ये दोनों जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगाऊं उतने स्टार इसके लिए कम होंगे। ब्लास्ट प्रतिरोधी, अब देखो ब्लास्ट मैंने पहले तुमको बताया था कि ब्लास्ट के लिए आपको पहले तो याद रखना है साबरमती आश्रम, यानी ब्लास्ट नहीं होने देना है, हमारे गांधी जी का स्थान है वो, तो साबरमती। लेकिन उसके पहले जया और बाला और राशि भी आ गई, यानी कि जावरा, एक शब्द याद करना जावरा, जया बाला और राशि, जावरा आपको याद कर लेना, जावरा ब्लास्ट। जावरा हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में मंदसौर के पास में है, लेकिन हमें ट्रिक से याद करना है कि जावरा ब्लास्ट, ऐसा याद कर लेना। तो जया बाला राशि और साबरमती 4 किस्म ब्लास्ट रेसिस्टेंट। म्यूटेन वेराइटी इंपोर्टेंट, जो जगन्नाथ है यहाँ म्यूटेन वेराइटी है और सरसों की सिंपल वेराइटी है, सरसों की सिंपल, लेकिन यहाँ पर म्यूटेन। हंसराज बताया था सुगंधित वेराइटी है, जगन्नाथ म्यूटेन वेराइटी है, यानी कि गोविंद प्रसाद जो है बैक्टीरियल रेसिस्टेंट वेराइटी है, जया प्रसाद साकेत जो है मतलब कहने का सिंचित वेराइटी है, इसके बाद में साकेत सुगंधित वेराइटी है, ऐसे याद रखना। सतारी और प्रभावती, सतारी का बताया था मैंने, सतारी जो है अति आगत किस्म है। इसके बाद में प्रभावती जो है एक प्रभावती और धनुषा, ये उसके अंतर्गत भी आती है, गन्ने के अंतर्गत भी आती है, ऐसा कुछ। धान की सीधी बुआई, कैसी? धान की सीधी बुआई, यानी कि इसकी ट्रांसप्लांटिंग नहीं की जाती, सीधी बुआई की जाती है। तो सीधी बुआई के लिए क्या आएगा? जया आएगा। क्या है? जया वैरायटी की सीधी बुआई की जाती है। और जया का जो विकास किया गया था डॉक्टर शास्त्री जी, सल्यूट करता हूं डॉक्टर शास्त्री जी को कि विदेशों को पछाड़ा। अब कुछ क्रॉस देखेंगे, क्रॉस में देखेंगे गोविंद का क्रॉस, जो गोविंद किस्म है बैक्टीरियल रेसिस्टेंट, इसमें IR20 और IR24। अब आपको याद रखना है IR20 और IR24 को याद करना है कि गोविंद श्री कृष्ण जो है, मेरे प्रभु गोविंद, या गोविंद को बोलूंगा कि गोविंद या श्री कृष्ण हैं, उनका कम से कम 20 से 24 घंटे भजन करना चाहिए, है ना, जितने समय मन में स्मरण करना चाहिए। तो गोविंद का जो इसमें आएगा 20 और कितना आया? 24 आया। 20 से 24 घंटे भजन गोविंद का करना है। अभी पढ़ाई करना है, भजन भी करेंगे, लेकिन पहले जॉब लेने के बाद, है ना। अभी इसलिए प्रभु को कि प्रभु अभी शक्ति दीजिए कि अभी पढ़ाई करूं, फिर आपका भजन ही करूंगा। बैठा बैठा काम भी करना है ना, भजन ही नहीं करना है। कहने का मतलब कि गोविंद यानी श्री कृष्ण का भजन करूंगा कब? 24 से यानी क्या है 20 से 24 घंटे कृष्ण के या गोविंद के भजन करना है। तो IR20 × IR24। अब है जया TN1 और TN 141। अभी इसके पहले गलती से क्या लिखा गया था? TN1 क्या लिखा गया था? TN1 और TN1 ऐसा कुछ करके लिखा गया था, टाइप 1 आ गया था वह, है ना, टाइप 1 आ गया था ऐसे करके। तो वहां उसको सुधार लेना, यहां 141 आएगा। 1 और 141 का रेशो इसको याद रखना। इसके बाद में पद्मा की बात करूं तो जया का उल्टा आएगा TN 141 और क्या है? TN1। इसके बाद में IR8 इंपोर्टेंट है। IR8 जो है यह इंपोर्टेंट है, इसमें धान का पहला खेरा रोग देखा गया था। IR8 वैरायटी में धान का पहला खेरा रोग देखा गया था। इसके बाद इसकी एक और इंपॉर्टेंट बात है, IR8 जो है यह इसको पेटा याद रखना। क्या याद रखना? पेटा, यानी कि डियोजीवुजिन इनटू पेटा के क्रॉस से बनी है। गोविंद जो है IR20 × IR24, यानी 20 से 24 घंटे हरि के भजन करना है, ऐसा अपने को याद रखना है। संकर धान की किस्में है APRH12, KRH1 और MGR12। इन तीनों किस्मों का अभी तक ठीक से रिकॉर्ड नहीं मिला। कई बुक में दे रखा है कि APRH12, KRH1 फिर MGR12, यानी भारत की पहली धान की किस्म संकर धान की किस्मों में इनका तीनों का नाम आता है। तो आप तो इनको तीनों को याद कर लेना। भारत में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का प्रयोग कर इन किस्मों को निकाला गया। इन किस्मों को किसके द्वारा? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी यानी कि CMS के द्वारा, CMS ब्रीडिंग में देखोगे CMS के द्वारा इसको निकाला गया। 1904 में प्रथम भारतीय संकर किस्म विकसित की गई, जिसका श्रेय E.A. सिद्दीकी को जाता है। ये डेट गलत है। क्या है? ये डेट गलत है, क्योंकि
संकर धान जो आई थी, संकर धान चीन में सबसे पहले विकसित किया गया था, पिछले एग्जाम में पूछा गया है। संकर धान को सबसे पहले 1970 के लगभग इसे निकाला गया। तो यहां पे जो डेट है, यहां पे मैं 9 कर दूं, इस डेट को क्या कर दूंगा 994 1994 में प्रथम भारत की संकर किस्म निकाली गई, जिसका जाता ही ये सिद्दीकी को जाता है। मतलब यांग लोंग पिंग उन्होंने संकर धान बनाया, कहां पे बनाया, चीन में, और उनका भी हाल ही में निधन भी हो गया है। कहने का मतलब ये है उन्होंने वहां बनाया, लेकिन भारत की संकर किस्म बनाने का श्रेय ये सिद्दीकी को जाता है। ये डेट यहां पे गलत है, इसे मैं देख लूंगा। 8 नवंबर 2011 में जम्मू कश्मीर की घाटी में ऊंचाई क्षेत्र के लिए कोहसर करके धान की एक किस्म निकाली। क्या है, कोहसर, कोहसर करके धान की एक विश्व किस्म निकाली गई है, जिसे ऊंचाई क्षेत्र में लगाया जाता है। आपको पता है केरल से लेके कन्याकुमारी, नहीं सॉरी, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक सॉरी, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक यानी धरातल की ऊंचाई में फर्क आता है। तो पहाड़ी क्षेत्र या जम्मू कश्मीर के घाटी वाले क्षेत्र में ऊंचाई, घाटी में ऊंचाई क्षेत्र पर एक कोहसर करके वैरायटी निकाली गई, जिसे वहां लगाया जाता है। आईसीआर ने 2012 में पूसा 1509 किस्म निकाली गई, जो बकानी रोग, आपको तो इतने याद लगता है कि बकानी रोग किस में लगता है, धान में लगता है। उफरा रोग किस में लगता है, बोले धान में लगता है। मेंटेक रोग किस में लगता है, बोले धान में लगता है। इतना याद रखना, आगे और चर्चा करूंगा। आईसीआर ने संकर धान परियोजना 1987 में स्टार्ट की। कब की, 1987 में प्रारंभ की, जिसकी पहली किस्म APRH1 थी। लोह विषाक्तता जो मैं बता रहा था, फागुनी का मतलब क्या होता है, फागुनी का मतलब होता है होली। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। यदि होली खेल रहे हैं तो होली में क्या डालेंगे, पानी, और पानी डालेंगे तो क्या लगेगा, लोहे में जंग लगेगी। और जंग की बात आई तो जंग का संबंध डायरेक्ट किससे आया, होली से आया। तो याद रखना, लोह विषाक्तता प्रतिरोधी धान की ब्राउनिंग रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी है, फाल्गुना। कौन आया, फाल्गुनी या फाल्गुना, यह उड़ीसा में लगाई जाती है। डॉर्मेंसी रेसिस्टेंट धान की किस्म कौन सी है, मसूरी, यानी लेट वैरायटी है। और डॉर्मेंसी क्या है, डॉर्मेंसी रेसिस्टेंट वैरायटी है। येलो स्टेम बोरर रेसिस्टेंट वैरायटी धान की है तो IR20, क्या है, IR20। आप देखना, याद रखना, येलो स्टेम बोरर रेसिस्टेंट धान की IR20 है। IR20 IR24 के क्रॉस से किसको बनाया है, गोविंद वैरायटी को बनाया गया। टुंगरू, किसकी मैं बात कर रहा हूं, टुंगरू, टुंगरू रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी है, विक्रमार्य। अब ये टुंगरू क्या है, धान में एक रोग लगता है जिसका नाम है टुंगरू। तो याद रखना है, टुंगरू जो है यह एक तरह का वायरस से फैलने वाला रोग है। कैसा, वायरस से, जो धान में लगता है। भारत में धान की प्रथम इंट्रोड्यूस किस्म कौन सी हुई थी, तो IR8 हुई थी। लेकिन याद रखना, आपको पहले ही पता है, इसे हम 1965 में लाए, लेकिन इसके पहले 1964 में हम TN1 को लेके आए थे, लेकिन TN1 का कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछता। धान की प्रथम इंट्रोड्यूस वैरायटी IR8 को बोलता है, वो IR8 को लाया गया। IR8 को पंतनगर में लगाया गया था। पंतनगर में सबसे पहले इसमें खेरा रोग देखा गया था। कौन सा, खेरा रोग देखा गया था, जो जिंक की कमी के कारण लगता है। किसने देखा था, तो YL नेने ने देखा था। यहां क्वालिटी कंट्रोलर एग्जाम में पूछ लिया था कि धान का खेरा रोग सबसे पहले किस में देखा गया, तो IR8 में देखा गया। गोल्डन राइस एक GM फसल है। क्या है, गोल्डन राइस एक GM जेनेटिकल मॉडिफाइड फसल है, लेकिन राइस जेनेटिकल मॉडिफाइड फसल नहीं है। धान की नर्सरी, अब धान की नर्सरी के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सी है नर्सरी, जैसे भीगी विधि की बात करो, वेट मेथड या वेट बेड मेथड के नाम से इसको जाना जाता है। तो सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था होने पर कब करेंगे, भीगी का मतलब क्या होता है, गिली। भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में।
आओ ना, हरदाम स्वामी का गाना है इसलिए गा रहा हूँ, थोड़ा सा आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा, बोरिंग हो रही होगी पढ़ने में, बोर नहीं होना है। जब भी अगर आपको लगे कि मैं बोर हो रहा हूँ और पढ़ नहीं पा रहा हूँ तो थोड़ा सा गाना गुनगुना लिया करो, थोड़ा सा माइंड क्या होता है, रिफ्रेश हो जाता है, और हमारी इस मेमोरी को थोड़ा सा रिफ्रेश होकर, रिफ्रेश इतना नहीं करना है कि डाटा ही चला जाए, थोड़ा सा रिफ्रेश करके जरूर थोड़ा सा फ्रेश माइंड से पढ़ना है, ठीक है। अब भीगी विधि की मैं बात करूं तो सिंचाई होने पर, इस सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था होने पर इस विधि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि नाम ही क्या है, भीगी विधि। इसमें खेत को तैयार कर 2.25 से 1.25 यानी कि 2.25 से 1.5 मीटर, किसकी 1.5 मीटर की क्यारियां बनाई जाती है, और 1 हेक्टर बुआई के लिए 1/10 से 1/20वां भाग उपयुक्त होता है। आपको ये याद रखना है, यह इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट ये है। हिस्सा या 500 से 1000 मीटर की नर्सरी की आवश्यकता होती है। भीगी विधि सिंचाई की व्यवस्था होने पर ही की जाती है। इसमें 1/10 से 1/20 भाग नर्सरी का रखा जाता है, जो पूरा टोटल खेत होता है उसका। इसके बाद में उसकी अगर बात करूं 1/10 से 1/20 भाग का हिस्सा, तो 1 हेक्टेयर के लिए तो 1/10 को आप निकालोगे तो 500 आ जाएगा, 1/20 को निकालोगे तो 1000 आ जाएगा। मीटर में नर्सरी की आवश्यकता होती है, किसके लिए, 1 हेक्टेयर के लिए। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की इसमें क्या लगती है, जरूरत लगती है। इस विधि में 20 से 25 दिन में धान, आप याद रखना, इस विधि में 20 से 25 दिन में धान रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। अभी मैं सारे डेट याद करूंगा, अभी याद रखो 20 से 25 दिन। इसके बाद जब धान 3 से 4 पत्ती का हो जाए तब हम इसका रोपाई के लिए प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, रोपाई के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन सीधी बुआई के लिए, यदि सीधी बुआई की बात करो तो सीधी बुआई में एक वैरायटी है जिसका नाम है जया, इसे आप सीधा बो दो बिना नर्सरी के तो भी हम उसे लगा सकते हैं, है ना। लेकिन भीगी विधि के बाद अब आ रही है शुष्क विधि, यानी शुष्क विधि की, यानी यहां पर कहने का मतलब यह है कि जब पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं हो, यानी शुष्क मृदा की दशा में यह विधि तैयार की जाती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 1/10 भाग नर्सरी, उसमें भी 1/10 से 1/20, इसमें 1/10 भाग नर्सरी की आवश्यकता होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 60 से 80 किलोग्राम बीज इसमें लगता है। सूखा क्षेत्र होता है, थोड़ा सा ज्यादा हम रखते हैं सीड रेट, तो यहां पर थोड़ा सा ज्यादा, वहां पर 40 से 45, यहां कितना 60 से 80 किलोग्राम बीज लगता है। अगला है जो है डेपोक विधि। क्या है अगला जो है, डेपोक विधि। डेपोक विधि जो है इसका विकास कहां पे किया गया है, इसको अगर हम देखेंगे तो डेपोक विधि का जो विकास है, इसका विकास फिलीपींस में, फिलीपींस के मनीला शहर में किया गया है। कहां किया गया, फिलीपींस के मनीला शहर में किया गया। इस विधि से बिना मृदा, इंपोर्टेंट बात बता जा रहा हूं, बिना मृदा के फर्श पर पौधे तैयार किए जाते हैं। इसे सर्वप्रथम बीज को 10 से 12 घंटे, कितने, 10 से 12 घंटे भिगोकर एक फर्श पर 1 सेंटीमीटर की मोटाई पर डाल दिए जाते हैं एवं पॉलीथीन से ढक दिया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, 11 से 14 दिन, या एग्जैक्ट बात करूं तो 12 दिन में पौधा तैयार हो जाता है रोपाई के लिए, 12 दिन में। इसके पहले भीगी विधि और वेट विधि में जो पौधा तैयार होता है वह 20 से 25 दिन लगा देता है। कितना, 20 से 25 दिन। लेकिन ये कितना दिन लगा रहे हैं, 14 दिन। अभी एक और विधि आएगी, वो 7 दिन में ही तैयार कर देगी। श्री विधि आएगी, 7 दिन में ही तैयार कर देगी। जो बिहार के सुमंत कुमार ने रिकॉर्ड तोड़ा था, उन्होंने श्री विधि का ही प्रयोग किया था। डेपोक विधि में देखेंगे 1 हेक्टेयर नर्सरी के लिए 30 से 40 मीटर स्क्वायर आकार रखते हैं। यह कम क्षेत्रफल में धान की नर्सरी तैयार करने की विधि है। इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि कम क्षेत्रफल पर धान की नर्सरी तैयार करने वाली विधि का नाम बताइए, तो आपको डेपोक ही बताना है, डेपोक विधि ही है। भारत में डेपोक विधि का प्रयोग सबसे पहले अगर बात करूं तो आंध्र प्रदेश ने प्रयोग किया था। डेपोक विधि का सबसे पहले प्रयोग करने वाला जो हमारा भारत का प्रदेश है वो कौन है, आंध्र प्रदेश है। सघन धान प्रणाली, इसको बोलते हैं श्री विधि, क्या बोलते हैं, SRI विधि। इसे मेडागास्कर विधि या आधुनिक विधि के नाम से जाना जाता है। पहले तो ये 2 नाम याद करो कि मेडागास्कर विधि या आधुनिक विधि के नाम से जाना जाता है। इसका विकास दक्षिण अफ्रीका के मेडागास्कर द्वीप में किया गया है, जहां ओराइजा ग्लेबेरियमा धान की जो वैरायटी लगाई जाती है ये वही दक्षिण अफ्रीका है। इसे सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड भी कहते हैं। इस तकनीक की शुरुआत
1983 में फादर डी हेनरी ने की थी, फादर डी हेनरी फ्रांसीसी ने की थी, इसका विकास किया था। यह बहुत अच्छी विधि है। इस विधि के माध्यम से क्या होता है, धान के खेत में उत्पादन, धान के खेत में सुमंत कुमार करके एक किसान है बिहार का, जिसने चीन का 19.4 टन का प्रति हेक्टेयर का रिकॉर्ड तोड़ा और 22.4 टन के आसपास उसने रिकॉर्ड बनाया। तो इंपॉर्टेंट विधि है, फादर डी हेनरी ने इसका विकास किया। मेडागास्कर विधि और आधुनिक विधि के नाम से जाना जाते हैं। इसमें 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत होती है। कितना कम बीज लगता है, 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत होती है। कितना कम सीड लगता है। इसे 25 बाई 25 सेंटीमीटर, कितने पे, इसे लगभग 25 बाई 25 सेंटीमीटर पर पौधे को लगाया जाता है, अंतरण रखा जाता है और पौधे 7 से 8 दिन में, कितने, 7 से 8 दिन में पौधे तैयार हो जाते हैं, जबकि डेपोक विधि में जो है 14 दिन में पौधे, 11 से 14 दिन में पौधे तैयार होते हैं। इसके बाद में क्या होते हैं, तैयार होते हैं। यह श्रम गहन विधि है, मतलब इसमें क्या लगता है, श्रम ज्यादा लगता है, इसलिए इसे कम अपनाते हैं। इसे कम क्यों अपनाते हैं, क्योंकि भाई लोग बाग आलसी है, श्वेता आलसी है, इसकी किस्म भी है, श्वेता और आलसी की भी किस्में है। तो यहां पर श्रम गहन, ज्यादा श्रम लेती है लेकिन उत्पादन भी तो देती है, कम इसलिए अपनाते हैं। इसमें पानी की बचत जो है 30% बचत हो जाती है पानी की। ग्रीन शकल रूट क्रांति का संबंध श्री विधि से है। एक ग्रीन शकल रूट क्रांति का जो संबंध है श्री विधि से है, इससे एक रिलेटेड चीजें हैं। एसआरआई का नारा कम समय के लिए और अधिक, कम समय के लिए और अधिक किसने दिया, तो त्रिपुरा के द्वारा, जो हमारा प्रदेश है उसके द्वारा इसको दिया गया है। इस विधि में 100% हम क्या बचा लेते, कीटनाशक, यानी कि इसके बाद में 95% क्या खाद बचा ले, 95% खाद, 30% हम जल बचा लेते हैं तथा उत्पादन में 50 से 90% की वृद्धि, कितनी, 50 से 90% की वृद्धि होती है। इसका उदाहरण है सुमंत कुमार। सुमंत कुमार ने 22.4 टन प्रति हेक्टेयर, क्या, 4 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन किया। इसके बाद में चीन ने कितना किया था, चीन ने किया था 19.4 टन प्रति हेक्टेयर, और चीन समझ बैठा था कि हमारे बराबर उत्पादन कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत का एक छोटा सा किसान, हम तो बीएससी एमएससी किए हुए हैं, एक छोटा सा किसान बिहार का सुमंत कुमार, जिसने चीन की जो छोटी छोटी आंखें हैं ना, उसको भी ऐसे कर दी, ऐसे देखने लगे कि ये सुमंत कुमार ने क्या किया। और चीन के वैज्ञानिक सुमंत कुमार को देखने आए कि ये भारत का कौन है जिसने हमारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, आखिर इसने क्या किया, उसको चेक करने के लिए आए थे, यानी देखने आए थे। सन 2000 में श्री विधि का प्रयोग कहां किया गया, तमिलनाडु में किया गया था, जबकि डेपोक विधि का जो प्रयोग किया गया था वो आंध्र प्रदेश में किया गया था। इस विधि में धान के खेतों में पानी ना भरते हुए खेत में बार बार सिंचाई कर नम रखा जाता है। धान के खेत में पानी भरा रहता है, लेकिन यहां पर धान के खेत में पानी भरकर खाली कर देते, भर के खाली कर देते, यानी थोड़ा पानी भरते हैं उसे खत्म कर देते हैं, फिर थोड़ा पानी भरते हैं, जिससे क्या होता है, यानी कि प्लांट को नया पानी मिलता है, उस पानी से प्लांट ऑक्सीजन लेता है। और आपको पता है धान का पौधा जो होता है, धान की जड़ों, पौधे की जड़ों में एरेनकाइमा होती है, वहां से पानी से ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है, इसलिए यह विधि बहुत सूटेबल और बहुत अच्छी विधि मानी गई है। ठीक है, इसके बाद बात करूंगा श्री विधि द्वारा विश्व उत्पादन रिकॉर्ड सुमन कुमार द्वारा बनाया गया है, जिसे चीन से देखने, कहां से देखने आए, वो चीन से, छोटी छोटी आंख वाले जो व्यक्ति है, वो छोटे छोटे व्यक्ति वो देखने आए। चीन ने 19.4 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन किया था, क्या किया था, किया था। लेकिन जिसे ग्राम दरवेशपुरा, ब्लॉक कटारी सराय, जहां से योगी आदित्यनाथ जी कटारी सराय वगैरह उधर से ये, जिला नालंदा बिहार के किसान ने 22.4 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। क्या बनाया, विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह रिकॉर्ड ऐसा रहा कि चीन से देखने आए, चीन से देखने आए कि भारत क्या कर रहा है। भारत में इतनी कलाएं हैं, इतनी कलाएं हैं भारत में, लेकिन भारत की उस कला को क्या हो रहा है कि पहचान नहीं पाते, उस कला दब जाती है, टैलेंट दब जाता है और वह टैलेंट छुप जाता है, उसे बाहर नहीं लाया जाता। इसलिए टैलेंट को बाहर लाना चाहिए, और दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसमें कुछ ना कुछ टैलेंट ना हो।
टैलेंट तो होता है लेकिन हम सामने आने की कोशिश नहीं करते, सामने आना पड़ता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, मेरे अंदर जो छोटा मोटा टैलेंट था, मैंने अपने टैलेंट को आजमाने की कोशिश की और मैं दुनिया या आप लोगों के सामने आया हूं। तो इस तरह आप में भी कुछ ना कुछ टैलेंट है, आप भी कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा धमाल करे, ऐसा कुछ काम करे जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। मेरा ये सजेस्ट है, हर आदमी का कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड ऐसा किया सुमंत कुमार ने कि चीन से देखने इसे आए कि चीन का रिकॉर्ड तोड़ के उत्पादन इन्होंने किया। यह घटना 2011-12 की घटना है। मैट टाइप नर्सरी का संबंध भी किससे है? धान से। क्वेश्चन पूछा जाता है। संकर धान, आप देखो संकर धान जो है इसको बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड राइस। संकर धान इसलिए उगाई जाती है क्योंकि यह सस्टेनेबल एग्रीकल्चर देता है। और अभी पिछली एग्जाम में पूछा गया था कि यह जो है संकर धान सबसे पहले विकसित करने वाला देश कौन सा है? चीन है। इसके बाद सबसे पहले धान की संकर किस्म का विकास 1970 में किसने किया था? चीन ने। इसी क्वेश्चन को पूछ लिया था कि सबसे पहले धान की संकर किस्म का जो विकास था वह किसने किया? तो चीन ने किया। संकर धान के जनक प्रोफेसर यांग लांगपिंग है। कौन है? लेकिन अभी इनका हाल ही में निधन हो गया था, तो अब यह हमारे बीच में नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ यांग लांगपिंग जो इसके जनक है, यानी अब यह शांत हो चुके। इसे सीएमएस का प्रयोग कर किया गया था। सीएमएस का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। क्या बोलते हैं अपन? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का प्रयोग करके इसे बनाया गया था। भारत में संकर धान के रूप में 1994, देखो यहाँ पे डेट सही आई है, वहां पर 1904 हो गया था, वो गलत था। 1904 नहीं है, यहां पर 1994 सही है। में एपीआरएच एक जो है APRH1 वैरायटी का जो विकास हुआ, इसके विकास का श्रेय E.A. सिद्दीकी को जाता है। संकर धान की बीज दर 15 किलोग्राम है। कितनी है? 15 किलोग्राम, क्योंकि यहां एक स्थान पर एक पौधा लगाया जाता है। यहां पर क्या किया जाता है? एक स्थान पर एक पौधा रोपा जाता है, जबकि भारतीय और सामान्य किस्मों को 3 से 4 पौधे एक स्थान पर लगाए जाते हैं। और धान की जो किस्म है इंडिका, ओराइजा सटाइवा इंडिका जो है वो उर्वरक के प्रति अक्रियाशीलता भी दर्शाती है। संकर धान उत्पादन में A/R लाइन का प्रयोग किया जाता है। आर लाइन आपको रिस्टोर लाइन कहते हैं। आर लाइन को क्या कहते हैं? आर लाइन को रिस्टोर लाइन भी कहते हैं। यानी आपको ब्रीडिंग में देखने को मिलेगा A/R लाइन का प्रयोग कर इसका विकास किया गया है। भारत में संकर धान की खेती प्रथम राज्य जो है वह पंजाब का स्थान आता है। धान को फिर है महत्वपूर्ण तथ्य इसके, धान को कीचड़ रहित असंतृप्त मृदा में उगाना ARS यानी एरोबिक राइस सिस्टम कहलाता है, ठीक है। यह स्वपरागित फसल है। धान के साथ स्वपरागित फसल तथा लघु दिवस पौधा है, लेकिन धान की IR8 और जया वैरायटी जो है, IR8 और जया वैरायटी, दो वैरायटी का आपको याद रखना है। ये वैरायटी कैसी है? तो बोले ये वैरायटी धान की जो जया और धान की IR8 वैरायटी है, यह लघु दिवस पौधा नहीं है, या डे न्यूट्रल प्लांट के अंतर्गत आता है। धान के दाने को कैरियोप्सिस कहते हैं और इसके पुष्प क्रम को पेनिकल्गी कहते हैं। धान उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर आता है, भारत दूसरे स्थान पर आता है। धान क्षेत्रफल में बात करूं तो भारत प्रथम स्थान पर आता है और चीन किस में आता है? द्वितीय स्थान पर आता है। तो आपको याद रखना है क्षेत्रफल और उत्पादन में चीन प्रथम और क्षेत्रफल में भारत प्रथम आता है। पूरे विश्व का 22% धान भारत अकेला उत्पादन करता है। धान निर्यात देश में थाईलैंड का प्रथम स्थान था। क्या था? प्रथम स्थान था, परंतु 2015-16 ने भारत में थाईलैंड को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। मतलब अब हमारे यहाँ धान उत्पादन में हम आगे और अग्रणी हो चुके हैं, ठीक है। निर्यात में पंजाब ने धान की ऐसी प्रजाति विकसित की है, जापान ने, दो ही तो है। विदेशों में देखूं तो जापान और भारत में देखूं तो पंजाब मुझे एक जैसे लगते हैं, क्योंकि ये दोनों ही तरक्की करने में बहुत आगे है। जापान ने धान की ऐसी वैरायटी विकसित किस्में है की है जो हैजे का टीका, मतलब उसमें समाये थे, हैजे की बीमारी का टीका समाये थे। ऐसा चावल जापान जो है जल्द ही विकासशील देशों में गरीबों को उपलब्ध कराएगा, मतलब गरीबों को उपलब्ध कराएगा, विकासशील देशों के गरीबों को उपलब्ध कराएगा। छिलके वाले चावल को भूरा चावल कहते हैं। क्या कहते हैं?
छिलके वाले चावल जो है इसे भूरा चावल कहते हैं। चावल भी अलग अलग है, यानी भूरा चावल की उसको संज्ञा दी गई है। इसके बाद में धान के खेत में अगर मैं बात करूं, किसमें, धान के खेत में प्रथम, यानी भारत में धान की खेती में प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल, द्वितीय राज्य उत्तर प्रदेश, परंतु उत्पादकता की जब बात करूंगा, प्रोडक्टिविटी की, तो आपको किसको याद रखना है, पंजाब को याद रखना है। कहने का मेरा मतलब यह है कि आपको उत्पादकता अलग याद रखना है। मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन मिस कहने का नई चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, मुझे कुछ ध्यान आया है, कुछ नई चीज़ें मैंने देखी है, उसको आपको समझाना है ना। एक मिनट रुके जरा, आपको उस चीज़ को मुझे समझाकर बताना है। मैं ज़रा देख लूँ, मुझे कुछ माइंड में आया था, ऐसा ना कि कहीं छूट जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे याद आने दो, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ उसको। ठीक है, पिंक राइस के बारे में बताना है। एक मिनट, अब देखो ये जो है इसको हम थोड़ा सा इसको पढ़ के खत्म करते हैं। चावल के दाने में सुगंध जो होता है डाई एसिटल आई पायरोसाइड रसायन के कारण होती है। धान जल उपयोग क्षमता, धान की क्या जल उपयोग क्षमता सबसे कम है, धान द्वारा ग्रहण करना, लेकिन धान जल उपभोग क्षमता सबसे ज्यादा है। पानी के खेत में पानी की मात्रा, यानी खेत में पानी की मात्रा का भरा होना, पानी बहुत ज्यादा लगता है तो उपभोग भोग होता है, लेकिन उपयोग क्षमता इसकी कम होती है। दोनों चीजें अलग अलग है, धान द्वारा ग्रहण करना अलग चीजें है और खेत में पानी भरना अलग चीज है। धान विश्व का 60% जनसंख्या का मुख्य भोजन होता है। विश्व का 90% धान उत्पादन एशिया में होता है। कहाँ होता है, एशिया में होता है। इसलिए जो धान के खेत से मीथेन गैस निकल रही है और प्राकृतिक में जाकर नुकसान करे। धान का विश्व में क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में गेहूं के बाद दूसरा स्थान है। धान का विश्व में क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में धान गेहूं के बाद दूसरा स्थान आता है, मतलब गेहूं का स्थान ज्यादा है, हमारे यहाँ भी गेहूं का स्थान जो है ज्यादा है। तथा उत्पादकता में जापान का प्रथम, उत्पादकता में तो आप जापान को देख ही लेना, उत्पादकता में जापान और हमारे यहाँ पंजाब। धान की विनाइट्रिफिकेशन, यानी विनाइट्रिफिकेशन और निच्छालन, निच्छालन को क्या बोलूंगा, लीचिंग बोलूंगा, निच्छालन को क्या बोलूंगा, लीचिंग जो है। नुकसान को रोकने के लिए उर्वरक को रिडक्शन जोन में दिया जाता है, ऑक्सीडेशन जोन में दिया जाता। ऑक्सीडेशन जोन में नाइट्रेट को दिया जाता है, जबकि अमोनिया जो होता है उसे रिडक्शन जोन में दिया जाता है, जिससे इसका लीचिंग नुकसान कम हो। धान में नत्रजन का सर्वाधिक नुकसान डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा ही होता है। N2 की कमी से धान में पान सुख रोग होता है। कौन सा, पान सुख या पान मुख रोग इसको बोलते हैं, पान सुख रोग होता है। नत्रजन घनी, अब जिस मृदा में नत्रजन की मात्रा ज्यादा है, यहां तो नत्रजन की कमी से पान सुख रोग हो गया, अब नत्रजन की अगर ज्यादा मात्रा हो जाती है तो धान का झुलसा रोग गंभीर समस्या बन जाती है। धान का झुलसा रोग गंभीर समस्या बन जाती, मतलब जहां नमी होती वहां भी ये रोग जल्दी लग जाता है। धान जल उर्वरक उपयोग में सबसे कम दक्ष खाद्यान्न फसल है। धान जो है वह जल और उर्वरक उपयोग में सबसे कम, और उसमें भी अगर बात करो तो भारत का धान ओराइजा सटाइवा इंडिका वो तो और कम दक्ष होता है। धान में नत्रजन की उपयोग क्षमता 30 से 35% होती है। नत्रजन उपयोग जो है 30 से 35% नुकसान होता है। इसीलिए तो एक लेके आए हैं क्या, नैनो यूरिया। नैनो यूरिया जो यूरिया होता है ना, उसकी भी जो टोटल यूरिया होता है उसका 30% ही ग्रहण करता है प्लांट, बाकी का लीचिंग में और डीनाइट्रिफिकेशन की क्रिया हो जाती है। लेकिन नैनो यूरिया जो आया है ना, अब नैनो यूरिया जो है यह क्या कर रहा है कि इसकी उपयोग क्षमता 80% तक जाती है, 70 से 80% तक इसकी उपयोग क्षमता चली जाती है। और पत्तियों के जो ऊपर होता है वहां पर ऋण चार्ज होता है, नैनो यूरिया का प्लस चार्ज होता है, तो प्लस माइनस मिलता है, प्लांट को जल्दी मिल जाता है, मतलब यहाँ पर नुकसान नैनो यूरिया से कम होता है। इसीलिए अब उनने 50 किलोग्राम का जो बैग है यूरिया का, अब वो 45 किलोग्राम का कर दिया, मतलब 5 किलोग्राम प्रति बोरी पे बचत करके अब नैनो यूरिया की तरफ अग्रसर हो चले हैं। यानी इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप ये मानो कि प्लांट के ऊपर पौधों में पौधों की पत्तियों के ऊपर माइनस चार्ज कुछ होता है और इसके नैनो यूरिया का प्लस चार्ज होता है, इसलिए प्लस माइनस करके ये प्लांट को आसानी से मिल जाता है। अब देखेंगे धान के खेत में सबसे उपयुक्त नत्रजन उर्वरक की बात करूं तो अमोनियम है, और अमोनियम के साथ किसका नाम आता है, सल्फेट का नाम आता है।
1 से 10 मिलीमीटर वाला क्षेत्र ऑक्सीडेशन जोन कहलाता है, उसके बाद वाला क्षेत्र रिडक्शन जोन कहलाता है। और रिडक्शन जोन में ही धान में यानी कि इसका प्रयोग करना चाहिए, अमोनिया का प्रयोग करना चाहिए, जबकि ऑक्सीडेशन जोन जो है इसमें नाइट्रेट का प्रयोग करना चाहिए। किसका? नाइट्रेट का प्रयोग करना चाहिए। अब उर्वरक एनपीके की बात करूं तो 100, 60 और 50, 100 अनुपात 60 अनुपात 50 अनुपात किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। और जिंक 25 किलोग्राम इसमें डालना चाहिए। कितना? 25 किलोग्राम इसमें डालना चाहिए। जैव उर्वरक की बात करूं तो एजोला, बीजीए, एजोस्पाइरिलम इसमें आता है, जिसमें एजोला मुख्यतः माना गया है। बीजीए प्रतिवर्ष 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करता है। क्या करता है? स्थिरीकरण। स्थिरीकरण का मतलब क्या है? फिक्सेशन करता है, N2 फिक्सेशन करता है। खेत में रोपाई के 1 सप्ताह बाद 2 से 3 टन एजोला प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। रोपाई के 1 सप्ताह बाद, 8 दिन बाद 2 से 3 टन एजोला प्रति हेक्टेयर डाल दिया जाता है, जिससे ये N2 फिक्सेशन करता है। रोपी गई धान में नाइट्रोजन अगर बात करूं तो 50% रोपाई के समय दो, 25% कल्ले, कल्ले का मतलब होता है टिलरिंग, टिलरिंग के समय देना चाहिए, 25% पुष्पन के समय, फ्लावरिंग के समय देना चाहिए। राइस टुडे मैगजीन, राइस टुडे मैगजीन IRRI फिलीपींस के द्वारा प्रकाशित की जाती है। फिलीपींस पहले मदीना में था, अब लास वेजोन चला गया है। यह भी ध्यान रखना, करंट का क्वेश्चन है। धान फसल के जीनोम की पूर्ण जानकारी प्राप्त करता है। धान फसल के जीनोम की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुका है, जबकि धान की 24 में से 2 किस्में उगाई जाती है और 22 किस्में क्या हैं? जंगली अवस्था में है। किसमें है? जंगली अवस्था में है। यह आपको ध्यान रखना है। दक्षिण एशिया के ऊपर ओजोन परत को नष्ट होने का कारण क्या है? दक्षिण एशिया के ऊपर ओजोन परत जिसका नाम है O3, इसके नष्ट होने का कारण जो है मीथेन गैस है। कौन सी गैस है? मीथेन गैस है, CH4, इस गैस का कारण है। ठीक है। 12 जुलाई 2017 में PM द्वारा वाराणसी में नेशनल सीड रिसर्च तथा ट्रेनिंग सेंटर के परिसर में IRRI का दक्षिण एशियाई केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। IRR फिलीपींस की अन्य देश में 17 शाखा है, जिसकी हमारे यहाँ PM द्वारा वाराणसी में इसकी एक शाखा खोली गई है, तो इसको याद रखना। धान में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था, इस क्रांतिक अवस्था को अगर हम देखेंगे तो कल इसको क्रांतिक अवस्था को हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। कल से मैं आपको इसकी जो राइस की जो है एक लेक्चर और मुश्किल से इसका लगेगा और इसमें राइस आपका लगभग फिनिश हो जाएगा। ठीक साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।